हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग 7 अध्याय 7 विषय गणित चैप्टर का नाम राशियों की तुलना का हम कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रयास कीजिए, प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न जो हमारा है यह देखिए, इस प्रश्न में दिया हुआ है पीली, हरी, लाल, नीली, इस तरह का रंग के बारे में दिया हुआ है। और क्या है? टाइलों की संख्या, मतलब इस कलर की टाइल्स। 14 टाइल्स है पीली, 26 हरी, 35 लाल, 25 नीली। प्रतिशत दर दिया हुआ है, देखिए ये टोटल कितना है? 14, 26, 40, 35, 75, 25, 100। कुल टाइलों की संख्या 100। तो 14 टाइल्स है तो 14%, कारण कि यह 100 है। इसके अनुसार यह क्या है? 100 में यह 14 है, यह 26 है, यह 35 है। तो यह कितना होगा? यह भी हो जाएगा आपका 25। ठीक है। अब देखिए, इसे भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में क्या है? 14 टाइल्स, 14 पीली रंग की। कुल कितना था? 100। कुल नीचे लिखाता है और जितना भाग है ये पीली वाली या ऊपर। हरी में देखिए, हरी 26, कुल 100। लाल में देखिए क्या है? 35 है, तो 35 और नीचे 100। नीली 25 और नीचे 100। ठीक है। अब देखिए, प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है? भिन्न में 14/100 और प्रतिशत में उसे कहते हैं 14%, 26%। तो इसे कितना कहेंगे? 35%। इसे 25%। और इस तरह से लिखते हैं, देखिए 14%, 26%, इसी तरह हो जाएगा यह 35%, यह हो जाएगा 25%। ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न आपका हल हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न आंकड़ों के लिए विभिन्न ऊंचाई वाले बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। ऊंचाई 110 सेंटीमीटर, बच्चों की संख्या 22। ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, बच्चों की संख्या 25। ऊंचाई 128 सेंटीमीटर, बच्चों की संख्या 32। ऊंचाई 130 सेंटीमीटर, बच्चों की संख्या 21। अब इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो देखिए, चलिए इसे बनाते हैं। देखिए, भिन्न के रूप में 22 बच्चों की संख्या है, कुल बच्चे कितने हैं? 100। देखिए, 110 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले 22 बच्चे, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 25 बच्चे, 128 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले 32 बच्चे, 130 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले 21 बच्चे, कुल 100 बच्चे हैं। ठीक। तो देखिए, कुल 100 बच्चे भिन्न रूप में कैसे लिखना है? देखिए, 22/100, क्योंकि कुल 100 बच्चे हैं इसलिए कुल नीचे लिखाएगा। यह भिन्न भाग हो गया। ठीक है। अब चलिए इसे प्रतिशत में बदल लें। 22/100 22%। 25/100 25%। 32/100 को हम लिखेंगे 32%। 21/100 को हम लिखेंगे 21%। ठीक है। इस तरह से हमने ज्ञात किया। देखिए, ऊंचाई 110, बच्चों की संख्या 22, भिन्न रूप में 22/100। 100 ये क्यों लिखाया? क्योंकि कुल 100 बच्चे हैं। प्रतिशत में यह 22/100 है, जिसे प्रतिशत में बदलेंगे तो 22%। 22/100 को अगर प्रतिशत में लिखना हो तो 22%। 25 को 25/100 भिन्न रूप में और प्रतिशत रूप में 25%। 32 को 32/100 प्रतिशत रूप में 32%, भिन्न रूप में 21/100 प्रतिशत 21%। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकान
में विभिन्न मापों वाले जूतों की जोड़ियों की संख्या निम्न प्रकार है। माप 2 20, माप 3 का 30 जोड़ी, माप 4 का 28 जोड़ी, माप 5 का 14 जोड़ी, माप 6 का 8 जोड़ी। इस सूचना को ऊपर की भांति एक तालिका के रूप में लिखिए और दुकान में उपलब्ध जूते की हर माप को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अभी देखिए, इसे हम बनाए थे। इसी तरह का तालिका बनाकर इस प्रश्न को भी हल करना है। इस तरह की तालिका बनाकर इस प्रश्न को हल करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए, माप, यह माप है, यह साइज है जूतों की यह संख्या है और इसको भिन्न रूप में और प्रतिशत में लिखना है। तो चलिए देखिए, कुल जूते कितने हैं? 20, 30, 50, 28, 78, 14, 92 और 8, 100। कुल जूतों की संख्या जोड़ियों की 100। ठीक है, इसे भिन्न रूप में लिखेंगे तो माप दो साइज वाले जूते कितने हैं? 20। भिन्न रूप में कुल नीचे लिखाता है। 30 भिन्न रूप में, 28 भिन्न रूप में, 14 को भिन्न रूप में और ये 8 को भिन्न रूप में। अब देखिए, प्रतिशत में लिखिए तो 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 28/100 है तो 28 प्रतिशत, 14/100 है मतलब है 14 प्रतिशत, मतलब 100 में 14, 100 में 28, 100 में 30, 100 में 20। इस तरह से यह प्रतिशत लिखते हैं हम लोग। अगला 100 में कितना है? 8 है तो यह हो जाएगा 8%। इस तरह से यह हल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, विभिन्न रंगों वाली 10 टुकड़ों चिप्स का संग्रह इस प्रकार से है। देखिए प्रश्न से, ग्रीन 4, ब्लू 3, रेड 3। अब देखिए, हरा रंग, ग्रीन, नीला, ब्लू, लाल, रेड। संख्या लिखना है, भिन्न में लिखना है, हर को 100 करके बनाना है और प्रतिशत में लिखना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। प्रश्न है, विभिन्न रंगों वाली 10 टुकड़ों का संग्रह इस प्रकार से है। देखिए, हरा रंग, इसे लिख लेते हैं हरा रंग, इसे जी, ग्रीन, नीला, इसे हम कर लेते हैं ब्लू, लाल, इसे कर लेते हैं रेड। देखिए, अब इसे योग। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। हरे रंग का टुकड़ा देखिए कितना है? 4, 1, 2, 3, 4, संख्या 4। ब्लू कितना है? 1, 2, 3। रेड कितना है? 1, 2, 3। कुल कितना हो गया? 10। ठीक, अब देखिए भिन्न में कैसे लिखिएगा? तो कितना है हरा? 4। कुल कितना कलर था? 10। इसे 3/10। लाल 3, कुल 10। इससे आप समझ गए होंगे कि भिन्न में कैसे लिखना है। भिन्न में कैसे लिखाता है? हरा कितना है? 4 टुकड़ा, 1, 2, 3, 4 और कुल नीचे लिखाता है, कुल टुकड़े की संख्या 10। अब देखिए, हर को 100 बनाना है, हर को 100 तो 4/100, अंश ऊपर हर नीचे, 3/100, 3/10 अरे 100। ठीक है, देखिए अब देखिए, हर को तो हम 100 कर लिए। 100 कैसे किए? जैसे देखिए 4/10 है तो 10 में क्या किए? 10 से गुना किए। 10 में 10 से गुना करने पर हमें हर 100 प्राप्त हुआ। तो जब हर में 100 से गुना किए तो अंश में भी 100 से गुना करेंगे। इस प्रकार यह 30, 30, 30 हो जाएगा। ठीक है, हर को जब 100 किए तो हर को 100 करने के लिए
4/10। इसको हर को 100 करना है तो हर को 10 से गुना करेंगे, तो जब हर को गुना करेंगे तो अंश को भी गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा 40/100। इसी प्रकार सभी में होगा 40/100, 30/100 और 30/100। और प्रतिशत में कितना होगा, देखिए प्रतिशत में 0.4, 0.3 और यह 0.3%। ठीक है, इस तरह से इसको हम हल किए। इसे एक बार और समझ लीजिए कि हर को 100 करने बोल रहा है प्रश्न में, हर 100, तो हर को 100 करेंगे तो ये देखिए भिन्न में 4/10 है, और जब इसे 100 करेंगे तो इसमें क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से गुना। तो जब हर में 10 से गुना करेंगे तो अंश में भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात का, रेशियो का यह नियम है कि जितना नीचे गुना करेंगे उतना ही ऊपर में भी गुना करेंगे, जितना नीचे में भाग करेंगे उतना ही ऊपर में भी भाग करेंगे, तभी तो इक्वेशन बराबर होगा, तभी तो रेशियो समतुल्य भिन्न होगा। ठीक है, अब भिन्न को क्या करना है, हमेशा बराबर जब करना रहे तो जितना भागा ऊपर से करेंगे उतना ही नीचे, जितना ऊपर गुना करेंगे उतना ही नीचे गुना करेंगे। ठीक है, हर 100 किए, ये समझ गए आप कि हर को जब 100 करना पड़ रहा है तो इसे 10 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे, इसे 10 से गुना करेंगे तो इसे भी 10 से गुना करेंगे, इसमें 10 से करेंगे तो इसमें भी, मतलब अंश में 10 से गुना करेंगे तो हर में भी करना पड़ेगा, हर में 10 से गुना करेंगे तो अंश में भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, अंश और हर को बढ़ाएंगे तो अंश को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है हर 100, तो हर को जब हम 100 किए तो अंश भी बढ़ गए। अब देखिए यह कह रहा है प्रतिशत में, तो दशमलव में यह होगा, और अगर प्रतिशत सिर्फ लिखना हो तो 40%, इसे कह सकते हैं आप 30%, और इसे भी 30%। ठीक है, क्योंकि इसे अगर दशमलव में आप बदलिएगा तो 0.4%, 30/100 को 0.3%, तो इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं, 30%, 30%, 40%, 0.4%, 0.3% और 0.3%। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, माला के पास चूड़ियों का एक संग्रह है जिसमें 20 सोने तथा 10 चांदी की चूड़ियां हैं। प्रत्येक प्रकार की चूड़ियों का प्रतिशत क्या है? क्या आप इसके लिए भी ऊपर की तरह तालिका बना सकते हैं? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सोने की चूड़ियां, सोने की चूड़ियां कितने हैं? 20, चांदी की 10, कुल चूड़ियां 20 प्लस 10 बराबर कुल चूड़ियां 30। अब देखिए सोने का प्रतिशत अगर निकालना है, सोने की चूड़ियों का, तो सोने की क्या है, 20 चूड़ी है, कुल कितना होगा 30। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 1 0, 200/3 बराबर 66.67। ठीक है, 3 से भाग करेंगे 200 में तो कितना आएगा, 66.67 अप्रोक्स। अब देखिए चांदी का जब निकालना हो, चांदी का, अब देखिए चांदी की चूड़ियों का प्रतिशत, चांदी का हिस्सा 10, कुल 30 मल्टीप्लाई 100, 10 से 10, 100/3
इससे जब प्रतिशत में बदलेंगे तो होगा 33.33 अप्रॉक्स। ठीक है ना, प्रतिशत। इस तरह से प्रतिशत निकाल लेंगे हम। सोने की कुल चूड़ियां 20, चांदी की 10, कुल 30 चूड़ी। उसमें सोने का हिस्सा कितना है 20/30, 2/3, और प्रतिशत कितना होगा 66.67%। चांदी का 10/30 मल्टीप्लाई 100, यह प्रतिशत में आ गया। भिन्न में लिखना होगा तो भिन्न में कैसे लिखेंगे, देखिए सोने का 20/30, चांदी का 10/30, यह भिन्न भाग हो गया। इसे भिन्न में लिखना कहे तो सोने का इस तरह से, चांदी का इस तरह से। भिन्न में जिसका पूछे उसका ऊपर और कुल नीचे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यह प्रश्न सोचिए और चर्चा कीजिए। क्या आप किसी केक का 50% खा सकते हैं? तो हाँ, खा सकते हैं। क्या आप किसी केक का 100% खा सकते हैं? तो हाँ, खा सकते हैं। क्या आप किसी केक का 150% खा सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु 100% तक ही होता है। कोई एक वस्तु 100% ही होगा। 150% खाने के लिए एक से अधिक केक की आवश्यकता होगी। अगला है, क्या किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है। क्या किसी वस्तु का मूल्य 100% बढ़ सकता है? तो हाँ, यह भी बढ़ सकता है। क्या किसी वस्तु का मूल्य 150% बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है। एक केक का आप 150% नहीं खा सकते हैं, उसके लिए एक से अधिक केक की आवश्यकता होगी। लेकिन किसी वस्तु का मूल्य 150% बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी वस्तु का दाम अभी 100 रुपया है, अचानक उसमें वृद्धि आ गया तो वह 150, 200 भी दुगना में भी बिकता है, 3 गुना में भी बिकता है, तो यह हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए भिन्न क्या है, 12/16। प्रतिशत में बदलने के लिए आप जानते हैं, जब कोई भिन्न में दिया हो तो 100 से गुना करते हैं। 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 से यह कट गया 25 वाली, तो यह हो गया 75%। दूसरा प्रश्न है इसमें 3.5, इसे पहले भिन्न में बदल लें 35/10, और भिन्न में आने के बाद इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, तो 0 से 0 कट गया, 35 दहें के 350%। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न है इसमें 49/50, 49/50, और भिन्न को जब दशमलव में बदलना हो तो 100 से गुना होता है, तो 50 गुना 100, 49 दूनी 98%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें 2/2, 2/2, 2/2 को प्रतिशत में बदलिए। 2 से 2 कट गया, बराबर 100%। इसके बाद है प्रश्न 0.005, इसे भिन्न में पहले बदलिए 5/100 गुने 100, 100 से 100 कट गया, हो जाएगा ये 5%। ठीक है, इसे सॉल्व कर लिए, आगे चलिए। 32 विद्यार्थियों में 8 अनुपस्थित हैं। विद्यार्थियों का प्रतिशत अनुपस्थित है। विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत अनुपस्थित? तो देखिए कुल विद्यार्थी 32, 8 अनुपस्थित विद्यार्थी बराबर 8। तो अनुपस्थित का प्रतिशत पूछ रहा है,
तो अनुपस्थित का प्रतिशत पूछ रहा है अनुपस्थित का, तो जिसका पूछ रहा है वह ऊपर होता है और कुल क्या होता है नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना 8 चक 32, 4 को 25 से, तो इसका आंसर 25%। ठीक है। दूसरा प्रश्न है 25 रेडियो सेट में 16 खराब है, तो खराब रेडियो सेटों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए कुल रेडियो सेट कितना है 25, खराब की संख्या 16, पूछ किसका रहा है खराब रेडियो सेटों का, तो जिसका पूछेगा वह ऊपर कुल नीचे मल्टीप्लाई 100%। 25 चक 100 और 16 चक 64%। 64% रेडियो सेट खराब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक दुकान में 500 पुर्जे हैं जिनमें 5 बेकार है, बेकार पुर्जों का प्रतिशत। देखिए कुल पुर्जे बराबर 500, बेकार पुर्जे, बेकार कितना है 5। पूछ क्या रहा है प्रश्न बेकार पुर्जों का प्रतिशत, तो जिसका पूछेगा वह ऊपर कुल पुर्जे 500 मल्टीप्लाई 100%। 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से 5 कट गया, तो क्या होगा 1%। 1% पुर्जे बेकार है, 1% पुर्जे बेकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 120 मतदाताओं में से 90 ने हाँ में मत दिया, कितने प्रतिशत ने हाँ में मत दिया। देखिए कुल मतदाता कितने हैं, कुल मतदाता 120, हाँ में जवाब देने वाले कितने हैं 90, तो कितने प्रतिशत ने हाँ में मत दिया, तो किसका पूछ रहा है हाँ के बारे में, तो हाँ कितना है 90, कुल कितना मतदाता है 120, तो 100% से मल्टीप्लाई 1 शून्य से 1 शून्य, 3 तिहाई 9, 3 चक 12, 4 25 चक 100, 25 तिया 75, 75% मतदाताओं ने हाँ में जवाब दिया। ठीक है, हाँ में मत कितना दिया 75% मतदाताओं ने हाँ में मत दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यह प्रश्न दिया हुआ है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदला है और साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदला गया है। तो देखिए प्रतिशत को पहले साधारण भिन्न में बदलने के लिए 1% का मतलब है 1/100, दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 100 से 1 में जब हम भाग करेंगे तो 0.01 आएगा। 10% बराबर देखिए 10/100 या इसे 1/10 भी कर सकते हैं। 25% को हम 25/100 या 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 25 चक 100 ऊपर से नीचे कट जाएगा। 50% बराबर 50/100 कहिए या 1/2 कर सकते हैं। 90% को 90/100 या इसे 9/10 भी लिख सकते हैं। 125% को 125/100 या इसे 5/4 भी लिख सकते हैं। 250% को 250/100 या इसे 5/2 भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए 25/100 है तो 25/100, 25 चक 100, 1/4 इस तरह से इसको लिखें। 50/100 को देखिए 50/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10, तो 1/2 हो गया। अब देखिए 90% को 9/100 कैसे लिखे 90/100, 1 शून्य से 1 शून्य तो 9/10। अब देखिए 125%, तो 125/100,
25 बचे, 25 से 25 चक 100, 5/4। अब देखिए 250%, तो 250/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। इस तरह से 5/2 यह लिखाया। अब देखिए इसे दशमलव में बदलना हो तो 0.25, 0.5, यह हो जाएगा 0.9, यह हो जाएगा 1.25, यह हो जाएगा 2.5। ठीक, जैसे देखिए यह हुआ ना 10/100 को 0.10 लिखे, उसी प्रकार 25/100 को 0.25। जैसा कि आप जानते हैं दशमलव में बदलने के लिए हर से अंश में भाग देते हैं। तो हर 100 है, अंश 1 है, तो देखिए भाग देते हैं। हर 100 अंश 1। देखिए 100 से 1 में भाग लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव देंगे, उसके बदले 1 शून्य देंगे। अब देखिए भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है तो 1 शून्य यहाँ देंगे, तो 1 शून्य यहाँ देंगे। अब देखिए भाग लग रहा है, हाँ, एक बार में। देखिए 0.01 इसी तरह से सभी में भाग करके हम दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयास कीजिए 35% में क्या जोड़ दें प्लस खाली स्थान क्या जोड़ें कि 100 बन जाए। तो 65% को जोड़ेंगे, 35 में 65% को जोड़ने पर क्या होता है, 100 बन जाता है। 64 प्लस 20 प्लस क्या जोड़ दें कि 100 हो जाए। तो 64 प्लस 20 कितना होता है, 84, और प्लस 16% को जोड़ेंगे तो यह 100 हो जाएगा। 45 बराबर 100% माइनस 100 में कितना माइनस कर दें कि 45 हो जाए, तो यह हो जाएगा 55। 70% बराबर खाली स्थान प्रतिशत माइनस 30। तो इस स्थान पे कौन सी ऐसी संख्या लिखें हम जिसमें माइनस 30 करने पे 70 हो जाए। तो 100 में 100% में 30% घटाएंगे तो क्या होगा, 70% हो जाएगा। ठीक है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 65% के पास साइकिल है। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है। साइकिल है कितने के पास, 65%। कुल कितना होता है, 100%। साइकिल नहीं है तो 100 कुल माइनस साइकिल है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 35%। देखिए किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 65% के पास क्या है, साइकिल है। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है। तो कुल 100% होता है, तो कुल 100 है और साइकिल है वाले हैं 65, तो जिसके पास नहीं है साइकिल तो कुल में से जिसके पास है, तो यह हो जाएगा 35%। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट। हमारे पास सेब, संतरों तथा आमों से भरी एक टोकरी है। यदि उसमें 50% सेब है, 30% संतरे हैं, तो आम का प्रतिशत। अब देखिए कुल प्रतिशत कितना होता है, 100। 50% सेब है, सेब 50, संतरे 30%। अब देखिए यह दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50% प्लस 30% बराबर 80%। कुल 100 है और सेब संतरे 80% है, तो आम का प्रतिशत नहीं निकलेगा। आम प्रतिशत बराबर कुल माइनस सेब प्लस संतरे। कुल हो गया 100 और सेब संतरे कितने हैं, 80%। तो कितना होगा, 100 में से 80 जाएगा तो 20%। 20% क्या है हमारे पास, आम है। ठीक, इस तरह से इसको हल कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रयास कीजिए में ज्ञात कीजिए 164 का 50%। तो
164 का मतलब गुना 50% मतलब 100। 50/100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10। अब 2 से जब इसे हम भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 दूना 4, तो क्या होगा 82। तो 164 का 50% 82। दूसरा है 12 का 75%। 12 का मतलब गुना 75% मतलब नीचे 100। 25 तिया 75, 25 चक 100, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ठीक है, तो 12 का 75% 9। तीसरा प्रश्न है इसी में 64 का मतलब गुना 12 दूना 24 और 1 25/2%। अब इसे लिखिए 64 गुने 25/2% 200। ठीक है, 25 80 200 8 80 64। ये हो जाएगा 8। 64 का 12.1/2% कितना होगा 8। इसी में एक और प्रश्न है 25 बच्चों की कक्षा में 8% बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं। तो वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या, अब देखिए कुल 25 बच्चे, उनमें से 8%, तो 25 का 8%, 25 चक 100, 4 दूनी 8। तो 2 बच्चे जो हैं वह वर्षा में भीगना पसंद करते हैं। तो 2 बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं। ठीक है, 9 किस संख्या का 25% है? तो कहने का मतलब है कोई ऐसा संख्या है जिसका 25% बराबर 9। ठीक है, तो माना कि संख्या x उसका 25% बराबर 9। तो 25 चक 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर 36। तो 36 एक ऐसी संख्या है जिसका 25% 9 है। तो 9 किस संख्या का 25% है? तो 36 का। 36 का 25% 9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते। 15 किस संख्या का 75% है? 15 किस संख्या का 75% है? तो ऐसा कोई संख्या होगा, माना कि कोई संख्या x है, उसका 75% 15 है। उसका 75% 15। तो 25 दिया 75, 25 चक 100, 3 बचे 15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर 20। तो 20 ऐसी संख्या है जिसका 75% 15 है। 20 एक ऐसी संख्या है जिसका 75% 15 है। तो 20 एक ऐसी संख्या है, तो 20 ऐसी संख्या है जिसका 75% 15 है। ठीक है, 15 किस संख्या का 75% है? तो 15 20 का 75% है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रयास कीजिए में प्रश्न है 15 मिठाइयों को, कुल 15 मिठाइयों को मोनू तथा सोनू, मोनू तथा सोनू में इस प्रकार बांटिए कि उन्हें कुल का क्रमशः 20% और 80% मिले। मतलब मोनू को 20% मिले और सोनू को 80% मिले। तो देखिए संख्या कितना है? 15 है। तो कुल 15 मिठाइयां हैं, उसका 20% मोनू को, तो 20/100, 2 5 10, 5 15। तो मोनू को 20% मतलब 3 मिठाइयां, और सोनू को 80%। तो देखिए 15 का 80%, 15 का 80%,
एक शून्य से एक शून्य, 5 तिया 15, 5 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 चक 8, 4 तिया 12। देखिए तो 20% बराबर 3 और 80% बराबर 12, और दोनों को जोड़िए 12 3 15, और कुल मिठाई कितना था? 15 था। तो इस तरह से निकालेंगे कि 15 मिठाइयों को मन्नू तथा सोनू में इस प्रकार बांटिए कि उन्हें कुल का क्रमशः 20%। तो 20% मन्नू को मतलब 3 मिठाई, 80% सोनू को मतलब 12 मिठाई। इस प्रकार से हल कर लेंगे। कुल का 20%, कुल का 80%। ठीक है। तो प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तब उसके प्रत्येक कोणों की माप क्या होगी? जैसा कि आप जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। लेकिन तीनों कोणों का, त्रिभुज का जो तीनों कोण है उसका अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मापों का योग 180 डिग्री होता है, और त्रिभुज के अनुपात दिए हुए हैं तीनों भुजाओं का 2:3:4। अब देखिए अनुपातों का योग 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9। ठीक है। अब देखिए कुल मिलाकर 9, कुल क्या कहते हैं? नीचे होता है, तो 9 निकालना किसका है? पहले एक त्रिभुज के एक भुजा, तो एक भुजा को मानते हैं 2, गुने कुल कितना होता है? योग भुजाओं का 180, तो 9 दूनी 18। देखिए तो 20 दूनी 40। दूसरा है हमारा 3/9 गुने 180, तो 20 तिया 60। तीसरा भुजा का अनुपात है 4, तो 4/9 गुने 180, 9 को 20 चक 80। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 40, 60 और 80 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजा क्रमशः 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री है, जो कि अनुपात में बदलने पर 2:3:4 आता है। ठीक है। तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप क्या है? एक कोण 40 है, एक 60 है और एक 80 है। इस तरह से त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मापों का योग 180 डिग्री, 40, 60, 80 और उसका अनुपात है 2:3:4। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4, कोणों के तीनों अनुपातों का योग 9। अब देखिए अगर अनुपात 2 के अनुसार, कौन पहला 2 के अनुपात में बनाते हैं हम इसे 2 को मान के, तो 2 कुल नीचे 9 गुने 180 डिग्री। इस तरह से 40, 60 और यह 80। तो पहला कोण 40, दूसरा कोण 60 और तीसरा कोण 80 डिग्री का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में अब चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बढ़ने या घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कमीज का मूल्य 280 रुपया से घटकर 210 हो गया। तो देखिए कमीज का आरंभिक मूल्य आरंभिक मूल्य बराबर कितना है? 280। परिवर्तन के बाद क्या है? परिवर्तन मूल्य
मूल्य क्या आया 210। अब देखिए मूल्य में वृद्धि हुआ या कमी आया, तो मूल्य में क्या हुआ घटा हुआ, घट गया। तो कितना घटा हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ, तो 280 से 210 हो गया। मतलब 280 माइनस 210 बराबर 70 रुपये की कमी, 70 रुपये की कमी। देखिए कह रहा है 70 रुपया की कमी आ गई। तो प्रश्न कह रहा है प्रतिशत निकालने के लिए जो कमी आया तो कमी, वृद्धि होता तो वृद्धि, कमी बटे आरंभिक, या इसे प्रारंभिक कह दीजिए, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो देखिए कमी कितने का था 70 का, प्रारंभिक मूल्य 280 मल्टीप्लाई 100, 70 चक 280, तो क्या होगा 25% की कमी। दूसरा प्रश्न है इसी में, किसी परीक्षा में प्राप्तांक 20 से 30 हो गया, 20 से 30। अब देखिए प्रारंभिक प्राप्तांक कितना था, प्राप्तांक बराबर 20, वृद्धि के बाद यह हो गया 30। तो कुल कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि बराबर 30 माइनस 20 बराबर 10। तो वृद्धि के बाद हो गया 30। तो वृद्धि कितने का हुआ 10 का, 20 से 30 हो गया, प्रारंभिक 20 वृद्धि के बाद 30, तो वृद्धि हुआ 10 का। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, प्रतिशत निकालने के लिए जो वृद्धि हुआ वह वृद्धि बट्टे प्रारंभिक प्राप्तांक जो शुरू में आया था मल्टीप्लाई 100। अब देखिए वृद्धि हुआ कितने का 10 का, शुरुआत कितना था 20, प्रारंभिक उन्हें 100%। अब देखिए 20 बच्चे 100, तो कुल 10 बच्चे 50%। ठीक है, 50% की वृद्धि हुई। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। प्रश्न है, मेरी माताजी कहती हैं कि उनके बचपन के समय पेट्रोल की दर 1 रुपये प्रति लीटर थी और आजकल यह 52 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि बराबर परिवर्तन के बाद माइनस प्रारंभिक मूल्य। अब देखिए परिवर्तन के बाद कितना हुआ 52 रुपया, पहले कितना था 1 रुपया, अभी कितना का अंतर है 51 का। वृद्धि 51 रुपये का हुआ, 51 रुपये की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत में वृद्धि कितना हुआ, अब देखिए वृद्धि बराबर परिवर्तन के बाद माइनस प्रारंभिक मूल्य। तो 52 था परिवर्तन के बाद और पहले क्या था प्रारंभिक मूल्य 1 था, तो क्या हुआ वृद्धि 51 रुपये का हुआ।
तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि कितना का 51 का, प्रारंभिक मूल्य नीचे गुने 100%। तो 5100% का वृद्धि, 5100% की वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो 5100% की वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि में परिवर्तन कितना है, 51 रुपया बढ़ा बटे प्रारंभिक मूल्य गुने 100%। ठीक है, प्रयास कीजिए का प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपया में खरीदी तथा 400 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्रय मूल्य कितना है, बराबर 375, विक्रय मूल्य बराबर 400। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें कि लाभ हो रहा है या हानि। तो देखिए, क्रय मूल्य खरीदा 375 में, अब बेचा 400 में। विक्रय मूल्य अगर बड़ा है, इसके मतलब क्या है, लाभ हो रहा है। तो देखिए, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 400 माइनस 375 बराबर 25 रुपये का लाभ हुआ। अब देखिए, लाभ जब निकल गया तो लाभ प्रतिशत भी निकल जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। लाभ कितने का है, 25 का, क्रय मूल्य कितना है, 375 गुने 100। देखिए, 25 15 बार में 5 दिया 15 20, तो प्रतिशत में 20/3%। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6.2/3%। ठीक है, इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 50 रुपये में क्रय की गई, क्रय मूल्य 50 तथा 12% लाभ पर बेच दी गई, तो लाभ बराबर 12%। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो लाभ तो दिया हुआ नहीं है, लाभ तो निकालना है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है लाभ बराबर लाभ प्रतिशत गुने क्रय मूल्य बटे 100। ठीक, अब देखिए, लाभ प्रतिशत कितना है 12, क्रय मूल्य कितना है 50 बटे 100। अब देखिए, 100 को काट दिए 50 से 2 बार में, 2 और 2 छक 12, तो लाभ बराबर 6। लाभ बराबर क्या हुआ 6। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना था 50 प्लस लाभ 6, तो विक्रय मूल्य 56 रुपया। विक्रय मूल्य हो गया आपका 56 रुपया। ठीक है, ठीक, यह लाभ क्या है, लाभ बराबर लाभ प्रतिशत गुने क्रय मूल्य बटे 100। यह फॉर्मूला है लाभ निकालने का। ठीक,
चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक वस्तु 250 में बेचने पर 5% लाभ प्राप्त हुआ, उसका क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, तो चलिए विक्रय मूल्य क्या है? 250, लाभ प्रतिशत बराबर 5, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है SP बराबर CP, 1 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बटे 100। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है? 250, CP निकालना है 1 प्लस प्रॉफिट 5%, 5 से यह 20 बार में कट गया, 250 बराबर CP, 250 बराबर CP। अब इसे बदल लेते हैं, 20 एकम 20, देखिए 20 एकम 20, 20 प्लस 20 एकम 1, अरे 250 बराबर CP मल्टीप्लाई 21/20। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, CP बराबर 250 गुने 20/21। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5000/21। अब इसे प्रतिशत में बदलिए, इसे भाग देना पड़ेगा, भाग दीजिए 21 को, 21 दूना 42, 8 0, 21 तिया 63 0, 21 8 168। अब नहीं लग रहा है तो 0.0, फिर नहीं लग रहा है तो यहाँ 0, तो यहाँ भी 0, 21 9 189। इस तरह से CP बराबर 238.09। CP कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 238.09। ठीक है, इसे और भी दूसरे तरीका से बना सकते हैं। जैसे देखिए प्रश्न कह रहा है 250 में बेचने पर 5% लाभ, तो 5% लाभ होने पर 250 में बेचने पर 5% लाभ, तो देखिए 5% का लाभ तो होता है 100%, तो 5% लाभ तो 105 बराबर 250, तो 1 बराबर 250/105, तो 100 बराबर। इस तरह से भी इसको हम बनाएंगे, तब भी आंसर हमारा क्या आएगा? उतना ही आएगा। ठीक है, इस तरह से भी इसे बना सकते हैं, तो बहुत तरीके से इसे बना सकते हैं हम। एक हम रेशियो परसेंटेज का इस्तेमाल करके बनाते हैं। जैसे बोला गया 5%, तो 5% का मतलब होता है 5/100, तो इसे इस तरह से काटिए तो हो जाएगा 1/20, मतलब एक लाभ, मूल है 20 और एक लाभ हुआ तो 21, तो 21 बराबर 250। इस तरह से बना सकते हैं 21 बराबर 250, तो 1 बराबर 250/21, तो 20 बराबर। इस तरह से जो इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक वस्तु 5% हानि उठाकर, हानि बराबर 5% उठाकर 540 में बेची गई, मतलब विक्रय मूल्य 540, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए इसे हम इस तरीके से बनाते हैं, 5% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य इतना, तो कहने का मतलब कुल होता है 100, 100 में से 5% बराबर 540। ठीक, तो 1% बराबर 540/95, तो 100% बराबर 540/95 गुने 100। ठीक है, इस तरह से भी है। हल करने के बाद इसे जब हम हल करेंगे तो यह आएगा 568.4। ठीक है,
प्रश्न है, प्रयास कीजिए में 10,000 रुपया 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, 1 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा? तो ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटे 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000, रेट 5, टाइम 1 ईयर। 10 बचे 50 रुपया का वार्षिक ब्याज होगा। ठीक है। रेट दर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। इस तरह से यह पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है 3500 रुपया 7% वार्षिक दर से उधार दिए जाते हैं 2 वर्ष बाद, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन क्या है? 3500, समय 2 वर्ष, दर 7%, 2 शून्य से 2 शून्य, 35 दूना 70, 490 रुपया ब्याज। ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न में चलते। तीसरा प्रश्न है हमारा मिश्र धन। तो देखिए, P बराबर रेट बराबर टाइम बराबर 3। तो सबसे पहले ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। देखिए 1 शून्य कट गया, 13 पचे 65, 5 दूनी 10। इसे सॉल्व कीजिए। 605 गुने 13 गुने 3 बट्टे 20। सॉल्व करने के बाद यह आएगा 1179.75 रुपया। ठीक है। सॉल्व करने के बाद 1179 रुपया 75 पैसा। यह क्या हुआ? ब्याज हुआ। पूछ रहा है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 6050 प्लस ब्याज 1179.75 रुपया बराबर 7,229.75 रुपया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 7,000 रुपया 3.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए जाते हैं, 2 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा? तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। देखिए मूलधन कितना है? 7,000 गुने समय 2 वर्ष, दर 3.5 बटे 100। इसे 10 से हटाएंगे तो 10। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 35 दूना 70 और 70 सत्ते 490। 490 रुपया ब्याज हो गया। तो ब्याज बराबर 490, मूलधन बराबर 7,000। तो मिश्रधन बराबर ब्याज प्लस मूलधन, 490 प्लस 7,000 तो जाएगा 7490 रुपया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रयास कीजिए का अंतिम प्रश्न है, आपके बैंक खाते में 2400 रुपया जमा है तथा ब्याज की दर
5% वार्षिक है, कितने वर्षों के बाद ब्याज की राशि 240 रुपये होगी। अब देखिए, आपका मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है 2400, ब्याज का दर दिया हुआ है तो इसे लिख देते हैं दर, दर कितना है 5%, ब्याज भी दिया हुआ है कितना 240, समय निकालना है कितने समय के बाद, तो समय बराबर 8। अब देखिए, समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। ब्याज कितना है देखिए 240, मूलधन कितना है 2400, दर कितना है 5। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, 24 दह के 240, 5 दूनी 10, तो समय बराबर 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष, समय बराबर क्या आया 2 वर्ष। चलिए अंतिम प्रश्न में चलते हैं। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 होता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। इस बार मूलधन ज्ञात करना है, तो चलिए प्रश्न से मूलधन बराबर ज्ञात करना है। दर दिया है 5%, समय दिया है 3 वर्ष, ब्याज है देखिए 450 रुपया। मूलधन बराबर निकालना है फॉर्मूला से, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। मूलधन बराबर ब्याज कितना था 450 गुने 100 बटे समय देखिए 3 वर्ष, दर 5%। तो देखिए 5 से यह कट गया 90 बार में, 3 से यह कट गया 30 बार में, तो मूलधन बराबर 30 गुने 100, 30 और 100 300, तो मूलधन बराबर 3000 रुपया। ठीक है, मूलधन 3000। इस प्रकार से चैप्टर 7 का जितना भी प्रयास कीजिए में प्रश्न था सभी हमने हल कर लिया है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।